चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में AFSPA की अवधि में वृद्धि की। तो केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत मणिपुर राज्य के 13 पुलिस थानों के क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसकी अवधि अगले 6 महीने तक बढ़ा दी गई है। अशांत क्षेत्र के विषय में देखते हैं तो AFSPA अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है जब किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के कुछ क्षेत्र या पूरे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। तब उस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के कुछ क्षेत्र या पूरे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को AFSPA के तहत प्राप्त अधिकार, तो किसी क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ को प्रतिबंधित करने का अधिकार, उचित संदेह होने पर सेना को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार, बिना वारंट के किसी घर या परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार, हथियारों के भंडार के लिए बंद स्थान जहां से सशस्त्र हमले किए जा सकते हैं या हथियारबंद स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करने का अधिकार। कानून जहां पर लागू है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। फिर बात करेंगे प्लैनेटरी हेल्थ चेक 2025 रिपोर्ट जारी की गई। तो रिपोर्ट के अनुसार 9 में से 7 ग्रहीय सीमाओं का उल्लंघन किया जा चुका है तथा विश्व के महासागर संकट में है। इस रिपोर्ट में पृथ्वी प्रणाली का एक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मानव की गतिविधियों ने पृथ्वी की स्थिर व्यवस्था को प्रभावित किया है। ग्रहीय सीमाएं क्या है? तो ग्रहीय सीमाएं पारिस्थितिक सीमाएं हैं जो उन सुरक्षित सीमाओं या सुरक्षित संचालन स्थिति को परिभाषित करती हैं जिसके भीतर मानव प्रजाति सुरक्षित रूप से जीवित रह सकती है। ये 9 प्रक्रियाएं हैं जो वैश्विक स्थिरता, लचीलेपन और जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सीमाएं निर्धारित करने वाले मानदंड तो वैश्विक वैज्ञानिक मूल्यांकन, होलोसीन युग की तुलना में परिवर्तन, पारिस्थितिक लचीलापन विश्लेषण, पृथ्वी प्रणाली मॉडल, संभावित टिपिंग पॉइंट्स आदि। रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं तो 9 में से 7 ग्रहीय सीमाओं का पहले से उल्लंघन किया जा चुका है। केवल वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग और समतापमंडलीय ओजोन क्षरण शेष बची है। महासागर अम्लीकरण तो इसने पहली बार अपनी सुरक्षित संचालन स्थिति को पार कर लिया है। इस वजह से प्रवाल और मोलस्क जैसे समुद्री जीव खतरे की स्थिति में आ गए हैं। जलवायु परिवर्तन संकेतक तो इसमें स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वायुमंडलीय CO2 2025 में 423.5 प्रति मिलियन तक पहुंच गया जो 450 ppm की उच्च जोखिम सीमा के करीब है। जैवमंडल अखंडता तो इसमें लगातार तेजी से गिरावट आ रही है और विलुप्ति दर सुरक्षित सीमा से ऊपर बनी हुई है। देखते हैं 9 ग्रहीय सीमाओं में शामिल है तो जलवायु परिवर्तन, जैवमंडल अखंडता में परिवर्तन, भूमि प्रणाली परिवर्तन, ताजे जल में परिवर्तन, जैव भू रासायनिक प्रवाह में बदलाव, नवीन घटक, महासागर अम्लीकरण, वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग, समतापमंडलीय ओजोन का क्षरण। फिर निष्कर्ष देखते हैं अंत में तो इस संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने ग्रहीय सीमा पहल शुरू की है। यह वैश्विक मंच जोखिमों को ट्रैक करेगा, समाधान विकसित करेगा और संचार में सुधार करेगा। उन्नत मॉडलिंग, AI और विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग कर इस पहल के तहत एक प्लैनेटरी मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। यह केंद्र लगभग रियल टाइम में आकलन और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। तो 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं की अमेरिका में आयात पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि यदि कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित कर लेती है या कर रही है तो यह टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। भारत, जिसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े दवा निर्यातक देशों में से एक है। इसकी वैश्विक दवा बाजार में हिस्सेदारी लगभग 5.71% है। भारत के दवा निर्यात पर टैरिफ का प्रभाव तो जेनेरिक दवाओं को बाहर रखा गया। भारत सबसे अधिक दवाओं का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को ही करता है। वित्त वर्ष 2025 में लगभग $10 बिलियन मूल्य का निर्यात किया गया था जो दवाओं के कुल निर्यात का लगभग 35% हिस्सा है। हालांकि भारत का निर्यात मुख्यतः कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं और सक्रिय औषध सामग्री का है जो टैरिफ के दायरे से बाहर है।
टैरिफ की परिभाषा में अस्पष्टता। तो जेनरिक दवाओं पर भी निर्माता का लेबल होता है। अगर अमेरिकी अधिकारी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल दवा की परिभाषा को बहुत व्यापक या असंगत रूप से लागू करते हैं तो भारतीय शिपमेंट में देरी, अतिरिक्त जांच और अधिक लागत का खतरा बढ़ सकता है। दवा निर्माण पर प्रभाव। तो अमेरिका के बाहर भारत में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। यदि इनमें से कुछ कंपनियां अमेरिका चली जाती हैं तो भारत के दवा उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अल्पकालिक लाभ। तो टैरिफ की वजह से ब्रांडेड दवाएं महंगी हो जाएंगी। इससे सस्ती जेनरिक दवाओं की मांग बढ़ सकती है और भारतीय कंपनियों को लाभ हो सकता है। भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। तो दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया भर में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 11वें स्थान पर है। विकास क्षमता। तो इस उद्योग के 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। निर्यात की बात करें तो भारत मुख्य रूप से ड्रग फॉर्मुलेशंस और बायोलॉजिकल्स का निर्यात करता है जो भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 75% हिस्सा है। वैश्विक टीका उत्पादन में भारत 60% का योगदान करता है। आगे देखते हैं इसमें यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में बाल विवाह दर 33% से घटकर 29.3% हो गई है। राजस्थान में यह 35.4% से घटकर 25.4% हो गई है। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों की उपलब्धियों और उनके उपायों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक और बहुक्षेत्रीय प्रयासों ने लैंगिक समानता SDG 5 की दिशा में प्रगति की है। राज्यों से सीख, केस स्टडीज और लाभ। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना NFHS 5 डेटा का उपयोग करते हुए यूनिसेफ के साक्ष्य आधारित समर्थन के परिणाम स्वरूप महिला विकास और बाल कल्याण विभाग ने ऐसे जिलों में गहन बाल विवाह निवारण कार्यक्रम शुरू किए जहां बाल विवाह दर बहुत अधिक थी। असम। तो यहाँ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए एक मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत लड़कों और पुरुषों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण को लैंगिक समानता के अनुकूल बनाने का कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ जशपुर। तो स्वयंसेवी आधारित अभियान जय हो ने अलग अलग क्षेत्र में समन्वय। ओडिशा बाल विवाह मुक्त ग्राम। तो पहल का स्तर किया गया। इस पहल के तहत जनवरी 2022 तक 12,407 गांवों ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किया। भारत में बाल विवाह उन्मूलन के लिए शुरू की गई पहले। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। तो यह एक व्यापक फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य उन लड़कियों को सहायता प्रदान करना है जिनका कम उम्र में विवाह होने का खतरा है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। तो ऐसे कानूनी परिवर्तनों का समर्थन करना जो बिना किसी अपवाद के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करते हैं। इससे बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले। तो UNFPA UNICEF वैश्विक बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत मार्च 2016 में की गई थी। यह किशोरियों के अधिकारों को बढ़ावा देता है और बाल विवाह, कम उम्र में विवाह एवं जबरन विवाह को रोकने के लिए काम करता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की। तो मंत्रालय ने बताया कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से 17 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 2 कुएं में प्राकृतिक गैस खोजी गई है। भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में 371 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद है। भूगर्भीय रूप से अंडमान निकोबार बेसिन अंडमान और निकोबार बेसिन के संगम पर स्थित है जो बंगाल अराकान तलछट प्राणी का हिस्सा है। भारतीय और बर्मा प्लेट्स की सीमा पर टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से यहाँ कोई स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स निर्मित हुए हैं जो हाइड्रोकार्बन बनने और उनके जमाव के लिए उपयुक्त हैं। इससे पहले भी पास के क्षेत्रों जैसे उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया और इरावदी मारगुई, म्यांमार में गैस की खोज की जा चुकी है। यह खोज भारत के 2030 तक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने और प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% तक करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का केवल 50% उत्पादन करता है और शेष मांग आयात के जरिए पूरी करता है। भारत के लिए कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE प्रमुख द्रवीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता देश हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें देखते हैं।
तो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति 2016, तो इसने सभी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंसिंग ढांचा पेश किया है। इसके तहत ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो इस मिशन के तहत नई खोज करने और हाइड्रोकार्बन भंडार का पूरी तरह से दोहन करने के लिए अपतटीय बेसिनों में बड़ी संख्या में गहरे पानी के अन्वेषण कुओं की योजना बनाई गई है। अन्य पहले तो नेशनल डेटा रिपोजिटरी, नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम, प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि। फिर बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है भारत में शहरी क्षेत्र की परिभाषा, गवर्नेंस संबंधी कमियों का विश्लेषण और सुधार की जरूरत। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने यह प्रस्ताव किया है कि 2027 की जनगणना में शहरी क्षेत्र की परिभाषा वही रखी जानी चाहिए जो 2011 की जनगणना में लागू थी। इसका उद्देश्य पिछली जनगणनाओं से तुलनात्मक अध्ययन करना और देश में शहरीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने का आधार उपलब्ध कराना है। भारत में शहरी क्षेत्र की आधिकारिक परिभाषा, तो भारत की जनगणना किसी बस्ती को निम्नलिखित 2 तरीकों से शहरी के रूप में वर्गीकृत करती है। पहली, वैधानिक कस्बे, तो वे सभी प्रशासनिक इकाइयां जिन्हें कानून द्वारा शहरी के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, टाउन पंचायत, नगर पालिका आदि। जिन वैधानिक कस्बों की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है उन्हें शहर की श्रेणी में रखा जाता है। जनगणना कस्बे, तो ऐसे कस्बे जो वैधानिक कस्बे नहीं है लेकिन निम्नलिखित 3 विशिष्ट जनसांख्यिकीय और आर्थिक मानदंडों को एक साथ पूरा करते हैं, जैसे न्यूनतम संख्या 5000 हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, मुख्य कामकाजी पुरुष आबादी में से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। वर्तमान परिभाषा के उपयोग से जुड़े मुद्दे देखते हैं, तो पुरुष कार्यबल पर ज़्यादा ध्यान। जनगणना कस्बे की परिभाषा केवल मुख्य कामकाजी पुरुष आबादी पर आधारित है, इसमें महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज किया गया है। पुराना मानक, तो यह मानदंड लगभग 50 साल से अपरिवर्तित है और आधुनिक आर्थिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है। शहरी दर्जा न मिलना, तो बहुत सी बस्तियां जिनका कामकाज और चरित्र शहरी है उन्हें आधिकारिक रूप से ग्रामीण ही माना जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के दर्जा में महिला कार्यबल को ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रशासन में असंगति, तो शहरी विशेषताओं वाले जनगणना कस्बे अब भी ग्रामीण पंचायतों द्वारा प्रशासित होते हैं। इनके पास शहरी स्थानीय निकायों जैसी योजना बनाने की क्षमता, विशेष वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक ढांचा नहीं होता। अवसंरचना की कमी, तो अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, सड़कें और आवास जैसी जरूरी शहरी सुविधाओं का उचित नियोजन एवं कार्यान्वयन ग्रामीण शासन तंत्र के तहत संभव नहीं हो पाता। कार्यबल संबंधी मानदंड में महिला कार्यबल को शामिल करने और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा समर्थित डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन पद्धति का उपयोग करने से उपयुक्त मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। फिर अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है भारत के महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति ने आर वेंकटरमणी को भारत के महान्यायवादी के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया। देखते हैं इनके विषय में। तो योग्यता, अनुच्छेद 76, व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखनी चाहिए। कार्य की बात करें तो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों का निष्पादन करना और संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना। सभी अदालतों में उपस्थित होने का अधिकार, तो वह भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित होकर सुनवाई में भाग ले सकता है। कार्यकाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं और वेतन भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। संसदीय अधिकार, अनुच्छेद 88, तो उन्हें संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन संसद में किसी विषय पर मतदान करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की। इसके विषय में देखते हैं अनुच्छेद 217, तो संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो जल संचय जन भागीदारी पहल, तो कर्नाटक के बीदर जिले में जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अंतर्गत
जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार जीता। इसके अलावा तेलंगाना ने वर्षा जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया। जल संचय जन भागीदारी पहल के विषय में देखते हैं तो ये पहल 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय। लक्ष्य वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट आदि के माध्यम से जल पुनर्भरण को बढ़ाना। इसमें सरकारी संसाधनों के साथ साथ गैर सरकारी स्रोतों जैसे CSR फंड्स, औद्योगिक घराने, स्थानीय निकास और जल संरक्षण में रुचि रखने वाले संगठनों का योगदान भी शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानक। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने CAFE 3 और CAFE 4 मानदंडों के मसौदे में संशोधन किया है। तो नए मानदंडों में पहली बार छोटी कारों को विशेष राहत दी गई है और फ्लेक्स फ्यूल तथा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। देखते हैं CAFE मानदंड क्या है। तो इन्हें सबसे पहले सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2017 में अधिसूचित किया गया था। उद्देश्य CO2 उत्सर्जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करना, तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना। किन पर लागू? तो ये ड्राइवर सहित अधिकतम 9 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली यात्री कारों और अधिकतम 3500 किलोग्राम सकल भार वाले वाहनों पर लागू होता है। प्रभावी तिथि तो ये मानदंड 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू होंगे। फिर नेक्स्ट है G4 L.69 और C10। तो G4 सदस्य देशों के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के विदेश मंत्री ने L.69 समूह और C10 की संयुक्त बैठक भी आयोजित की। G4 ग्रुप ऑफ 4 के विषय में देखते हैं। तो सदस्य हैं ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। उद्देश्य UNSC की स्थायी सदस्यता के प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन करना। L.69 समूह तो इसके सदस्य हैं अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, प्रशांत क्षेत्र के 40 से अधिक विकासशील देश, इनमें भारत भी शामिल है। उद्देश्य है विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ UNSC के व्यापक सुधार को आगे बढ़ाना। C10 तो यानी 10 देशों की समिति, इसमें है अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, केन्या, लीबिया, नामीबिया, सेनेगल, सियरा लियोन, युगांडा और जाम्बिया। उद्देश्य UNSC में सुधार पर अफ्रीका के साझा पक्ष का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है ग्रीन पटाखे। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है। ग्रीन पटाखों में हानिकारक रसायन नहीं होते और ये वायु प्रदूषण को कम करते हैं। इसमें फुलझड़ी, पेंसिल, स्पार्कलर, मरून, बम और चक्री शामिल होते हैं। इनमें थर्माइट की मात्रा कम होती है और एल्यूमिनियम की सीमित प्रयोग होता है। इनमें बेरियम नहीं होता, जिससे सामान्य पटाखों में हरे रंग के प्रकाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाभ ये पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को कम से कम 30% तक कम करते हैं। इसके लिए ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। पहचान और प्रमाणीकरण तो हरित पटाखों की पहचान CSIR NEERI लोगों से होती है। फिर नेक्स्ट है दिनांकित प्रतिभूतियां और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अपने उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है। इसमें दिनांकित प्रतिभूतियां और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करना शामिल है। दिनांकित प्रतिभूतियां देखते हैं इसके विषय में। तो ये ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिन पर एक निश्चित या परिवर्तनीय कूपन यानी ब्याज दर का भुगतान किया जाता है। इनका भुगतान छमाही आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। मैच्योरिटी अवधि तो इनकी मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। अन्य अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां नकद प्रबंधन बिल, ट्रेजरी बिल्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स तो ये पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली अथवा अनुकूल जलवायु लाभ वाला परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी ऋण प्रतिभूतियां हैं। शुरुआत इसे केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश किया गया था। फिर नेक्स्ट है रूस ईरान परमाणु संयंत्र समझौता। तो ईरान की हॉर्मोज कंपनी और रोसाटोम के बीच सीरिक यानी हॉर्मोजगन प्रांत में $25 बिलियन के मूल्य पर 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया। प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 1255 मेगावाट होगी। वर्तमान में ईरान के पास सिर्फ एक चालू परमाणु संयंत्र है जो बुशहर में स्थित है। ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल तो नातांज संवर्धन परिसर, फोर्दो ईंधन संवर्धन संयंत्र और इस्फान यूरेनियम रूपांतरण और ईंधन निर्माण परिसर। ठीक है, फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है इक्वाडोर राजधानी क्विटो। इक्वाडोर के देशज आबादी समूह मेजन में $47 बिलियन की तेल ड्रिलिंग विस्तार योजना का विरोध कर रहे हैं।
देखते हैं इसके विषय में भूगोलिक अवस्थिति। तो दक्षिण अमेरिका महादेश के उत्तर पश्चिम में, सीमावर्ती देश उत्तर में कोलंबिया तथा दक्षिण और पूर्व में पेरू, सीमावर्ती जल निकाय पश्चिम में प्रशांत महासागर। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, तटीय, मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। मध्य एंडीज पर्वतमाला और इसकी 2 प्रमुख श्रेणियां, पश्चिम में कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और पूर्व में कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। सबसे ऊंची चोटी माउंट चिम्बोराजो 6268 मीटर। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी एंडीज पर्वतमाला। भूमध्य रेखा इक्वाडोर से होकर गुजरती है और प्रशांत महासागर में मौजूद गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ये बात की हमने इक्वाडोर की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।